हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे 4 ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में जिनको कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके बारे में बहुत से मिथ्स रखते हैं। हमें उनकी क्वालिटीज़ के बारे में ही नहीं पता होता है। हमें ये नहीं पता है कि हमें वो कब खाने हैं, कब नहीं खाने हैं, किन अवस्थाओं में खाना चाहिए, किन अवस्थाओं में नहीं खाना चाहिए। तो आज इन्हीं विषयों को ध्यान में रखते हुए हमने इस वीडियो को बनाने का निर्णय किया। तो आइए जानते हैं उन 4 खाद्य पदार्थों के बारे में। पहला है दही, फिर मक्खन, तक्र और घी। इन 4 खाद्य पदार्थों के बारे में आज हम कुछ मिथ्स दूर करेंगे, इनके गुण धर्मों के बारे में बात करेंगे और इनको सही तरीके से खाने के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं दही के बारे में। दोस्तों, दही जो है मुख्य तौर पे दो तरह की होती है। एक है स्निग्ध दही, एक है रुक्ष दही। स्निग्ध दही है कि जो बिना मलाई निकाले हुए दही दूध से बनती है, और एक है रुक्ष दही जो कि हम टोन्ड या डबल टोन्ड मिल्क से बनाते हैं, मतलब पूरी मलाई उसमें से निकाल दी जाए और फिर उस दूध से जो है दही को बनाया जाए। तो ये रुक्ष दही है। इनके अपने अपने गुण धर्म हैं। जैसे जो स्निग्ध दही है वो हम जो है ऐसे लोगों को देते हैं जिनके शरीर में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है, तो वो लोग जो है अपना स्निग्ध दही खा सकते हैं। रुक्ष दही उन लोगों को देते हैं ज़्यादातर जो लोग कफज रोगों से पीड़ित रहते हैं और जिनको कि ये रहता है कि भाई दही तो हमें खानी ही खानी है। तो उनको हम कहते हैं कि भाई दही ना, मलाई निकले हुए दूध से जमी हुई दही को खाना चाहिए और उसको थोड़ा सा पानी मिला के पतला कर लेना चाहिए। तो वो आप थोड़ी बहुत मात्रा में खा सकते हो। तो दही में जो है अम्ल रस होता है। ये जो है अब रसों की बात हम करें तो रसों का वीडियो हम पहले बता चुके हैं कि किस रस की कौन सी जो है गुणधर्म है, कौन से प्रकृति के लोगों को कौन से रस का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। तो आप उस वीडियो में जाके ये जानकारी ले सकते हैं। तो दही का मैंने बताया अम्ल रस होता है। ये जो है अग्नि को बढ़ाने का काम करता है। दही जो है उष्ण वीर्य होता है, मतलब इसकी तासीर जो है गर्म कही गई है। ये एक मिथ है बहुत बड़ा कि दही जो है ठंडा होता है। जी हाँ दोस्तों, जब हम शुरू में इसको खाते हैं तो हमें ठंडा ज़रूर महसूस होता है, लेकिन जब ये पचता है, पाचन अवस्था में पहुंचता है, तो अम्ल रस होने के कारण पित्त की वृद्धि करता है, जिससे कि शरीर में गर्मी पैदा होती है। तो इसलिए दही को अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली उन लोगों को जिनको कि पित्त प्रॉब्लम हो, पित्तज प्रॉब्लम हो, जिनके शरीर में ऑलरेडी गर्मी बहुत ज़्यादा है। जैसे एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी के पेशेंट्स में, पित्तज विकारों में लोगों को अवॉइड करना चाहिए। दही का एक और बहुत बड़ा मैं अवगुण कहूँगा, दही अभिसंधि होता है। अभिसंधि का आयुर्वेद में अर्थ है ये चैनल्स को ब्लॉक कर देता है, तो इसको नहीं लेना चाहिए। स्पेशली चैनल्स जब ब्लॉक हो जाएंगे तो क्या होगा, जो हमारी बॉडी में वेस्ट डिस्पोजल का जो एक वेब है, वेस्ट बॉडी से बाहर निकल जाना चाहिए, तो वो जो वेस्ट है जब वो चैनल्स ब्लॉक हो जाएंगे तो टॉक्सिन जो है शरीर के अंदर ही रहेंगे, बाहर नहीं जा पाएंगे, तो जिसकी वजह से जो है हमें कई तरह के रोग हो सकते हैं। तो इसलिए दही को अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली उन लोगों में जिनमें ऑलरेडी जो है चैनल्स को ब्लॉक करने, चैनल्स जिनके ब्लॉक हैं, जैसे जिनको जो है स्किन डिसऑर्डर्स हैं, जिनको जो है स्वेलिंग रहती है बॉडी में, वेट जिनका ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो उन लोगों को जो है दही अवॉइड करना चाहिए। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स जिनमें होते हैं, ठीक है, उनको जो है ब्लीडिंग पाइल्स वगैरह हो गई, तो उनको जो है दही अवॉइड करना चाहिए। दही का एक कर्म ग्राही कर्म भी कहा गया है, मतलब ये मल को बांधने का काम करता है। तो स्पेशली उन लोगों में जिनमें कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा रहता है, उन लोगों को दही अवॉइड करना चाहिए। हाँ, IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जो कि एक प्रॉब्लम है जिसमें कि लोगों को लूज़ मोशन की शिकायत ज़्यादा रहती है। बार बार होता है कि मोशन जाना पड़ेगा, दिन में जैसे ही खाना खाया वैसे ही उनको मोशन जाने की टेंडेंसी होती है, तो वो लोग दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके लिए दही अच्छा है। तो ये दोस्तों कुछ दही की क्वालिटीज़ कही गई हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। अब दही कब खानी चाहिए, कब नहीं खानी चाहिए? देखिए, शास्त्रों में लिखा गया है दही को कभी भी अकेले नहीं खाना चाहिए। दही में हमेशा कुछ ना कुछ मिला के खाना चाहिए। जैसे दही में आप नमक मिला लें,
चीनी मिला सकते हैं अपने टेस्ट के अनुसार, काले मिर्च मिला लीजिए, शहद भी मिलाने के लिए कहा गया है। तो ये अपने अपने टेस्ट के हिसाब से आप दही में कुछ ना कुछ मिला के ज़रूर खाएं। प्लेन दही ना खाएं कभी भी, ये शास्त्रों में दही खाने के नियम लिखे गए हैं। दूसरा, दही रात को नहीं खानी चाहिए, बिल्कुल नहीं, बहुत परहेज़ है दही खाने का। जिनको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स रहते हैं, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस टाइप की, साइनस की शिकायत रहती है, उनको भी रात में दही बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। दही को जो है कहा गया है कि शरद, वसंत और ग्रीष्म ऋतु में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये जो है पित्त को बढ़ाने वाली ऋतुएं होती हैं। ऑलरेडी गर्मी बहुत ज़्यादा होती है एनवायरनमेंट में भी और शरीर में भी, तो ये उष्णवीर्य होने के कारण दही को अवॉइड करना चाहिए। जैसा मैं पिछले बता चुका हूँ, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में, स्किन प्रॉब्लम्स में ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। जिनको ऑलरेडी स्वेलिंग है बॉडी में, उनको जो है दही अवॉइड करनी चाहिए। हाँ, जो दही का पानी है दोस्तों, वो जो है हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, हमारे चैनल्स को खोलने का काम करता है। तो ऐसे लोग जो अपना वेट कम करना चाहते हैं, चैनल्स को खोलना चाहते हैं, वो दही के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। डाइजेशन अच्छा रहता है उससे। तो ये दही खाने के गुण कर्म कहे गए हैं। दोस्तों, अगला खाद्य पदार्थ है मक्खन। मक्खन जो है रस में मधुर, अम्ल, कषाय रस प्रधान होता है। ये शीतवीर्य होता है, तासीर इसकी ठंडी कही गई है, तो पित्तज रोगों के लिए ये बहुत अच्छा है। मक्खन जो है अग्नि को बढ़ाने का काम करता है। ग्राही कर्म कहा गया है इसका, ये भी मल को बांधने का काम करता है। तो इसलिए हम जो है इसको मल विबंध में अवॉइड करेंगे। जिनको कॉन्स्टिपेशन है बहुत ज़्यादा, वो लोग इसका सेवन नहीं करेंगे। दोस्तों, ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के लिए बहुत अच्छा है। जैसे ब्लीडिंग पाइल्स हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, उन लोगों के लिए हम इसको अच्छा मानते हैं, क्योंकि ये शीतवीर्य है। दोस्तों, मक्खन जो है स्किन डिसऑर्डर्स के लिए बहुत अच्छा है। तो ये कुछ मक्खन के गुण धर्म हैं जिनको हम ध्यान में रखते हुए उचित उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, अगला खाद्य पदार्थ है तक्र। तक्र जो है बनाने की विधि बता देता हूँ। दही में आधा भाग पानी मिलाइए और उसमें से हम जब मक्खन या मलाई को निकाल देते हैं तो उसे तक्र कहते हैं। तक्र जो है रस में अम्ल रस प्रधान होता है, लघु होता है, अग्निदीपन का कार्य करता है, अग्नि को बढ़ाने का कार्य करता है, कफ और वात के रोगों का नाश करता है। तक्र को जो है शोफ रोगों में, स्वेलिंग वाले जो रोग होते हैं उनमें, उदर रोगों में, अर्श में, ड्राई पाइल्स बेसिकली, ग्रहणी रोग में, संग्रहणी रोगों में, और मूत्रकृच जिनको यूटीआई रहता है, उन लोगों में ये पथ्य माना गया है। उनको देना चाहिए, उनको फ़ायदा होगा। जिनको नहीं देना चाहिए उन रोगों में आता है स्पेशली ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, जिनमें ब्लीडिंग पाइल्स होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, नक्सीर वगैरह बहुत फूटती है जिन लोगों की, उनको नहीं देना चाहिए। गर्म तासीर के जो लोग होते हैं, पित्त प्रकृति के स्पेशली, उनको नहीं देना चाहिए। हाइपर एसिडिटी के मरीजों को ये अवॉइड करना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में नहीं लेना चाहिए। और जिनका धातुओं का क्षय हो रहा हो, मतलब ऑलरेडी जिनका वेट लॉस हो रहा हो, उनको तक्र अवॉइड करना चाहिए। तो ये कुछ तक्र के गुणधर्म हैं, कुछ कंट्राइंडिकेशंस हैं जिनका हमें ध्यान में रखते हुए इनका उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, अगला खाद्य पदार्थ है घी। घी जो है सभी स्नेहों में उत्तम माना गया है। ये मधुर रस होता है प्रधान, इसमें मधुर रस कहा गया है। ये सभी स्नेहों में उत्तम क्यों होता है दोस्तों? इसकी एक बहुत ही मैं कहूँगा यूनिक प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं संस्कार अनुवर्तन। ये योगवाही भी होता है। संस्कार अनुवर्तन का मतलब है कि ये जिसमें मिलाया जाता है, या अगर मान लीजिए हम कोई औषधि इसमें मिलाते हैं, ये तो औषधि के गुणों को तो ग्रहण कर ही लेता है, साथ में अपने गुणों को भी छोड़ता नहीं है। तो इसको हम संस्कार अनुवर्तन क्वालिटी कहते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम इसको किसी भी औषधि के साथ मिला सकते हैं और इसके गुणों को बढ़ा सकते हैं, जिससे कि शास्त्रों में कहा गया है कि इस तरीके से ये जो है इस क्वालिटी के कारण हज़ारों कार्य करने वाला हो गया है। इसलिए इसको जो है हम लोग उत्तम मानते हैं सभी स्नेहों में। दोस्तों, देसी घी जो है शीतवीर्य होता है, तासीर इसकी ठंडी होती है, पित्तज रोगों के लिए बहुत अच्छा होता है, अति उत्तम माना गया है।
इसकी एक वय स्थापक क्वालिटी भी कही गई है। वय स्थापक का मतलब है वय प्लस स्थापना करना, मतलब उम्र को जो स्थापित कर देता है, मतलब एजिंग प्रोसेस को जो स्लो डाउन करता है, उसे हम वय स्थापक क्वालिटी कहते हैं। तो जो लोग नित्य मात्रा में एक कंट्रोल्ड क्वांटिटी में देसी घी का इस्तेमाल करते हैं, वो एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हैं। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम घी जो है बहुत मात्रा में खाना शुरू कर दें, तो उसका नुकसान भी होगा। बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर घी खाएंगे तो अग्नि को कमज़ोर भी करता है। अगर हम घी को थोड़ी मात्रा में लेंगे तो अग्नि को बढ़ाने का कार्य करता है, लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में घी लेते हैं तो वो अग्नि का शमन करता है, अग्नि को मंद कर देता है। तो इसका भी ध्यान रखा जाए। बाकी घी के बारे में एक बहुत बड़ा मिथ है कि घी खाने से वेट बढ़ता है। ये दोस्तों एक मिथ है कि घी खाने से वेट बढ़ता है। देखिए, ज़्यादा अगर किसी चीज़ को आप खाएंगे, सेवन करेंगे, तो वो तो मतलब लोग कहते हैं, हमारे क्लिनिक में आते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो हवा भी खाते हैं तो हमें लग जाती है। वही बात है, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर आप कंट्रोल्ड वे में खाएंगे तो घी से कभी भी आपका वेट नहीं बढ़ेगा। भाई घी खाया है तो उसका वर्कआउट भी तो करना है ना, उसको पचाना भी तो है। तो वर्कआउट कीजिए, उसका फ़ायदा भी मिलेगा, घी का शरीर अच्छा बनेगा, स्वस्थ बनेगा, फ़ायदे भी मिलेंगे जो होते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखिए, घी खाने से वेट नहीं बढ़ेगा अगर आप उसको कंट्रोल्ड वे में लेंगे तो। दोस्तों, अगर हम नित्य घी का सेवन करते हैं तो इससे हमारी रिटेंशन पावर बढ़ती है, मेमोरी पावर बढ़ती है, एनालिटिकल एबिलिटी बढ़ती है। घी जो है धातु क्षय में उत्तम कहा गया है। ये वात और पित्त रोगों के लिए बहुत अच्छा है। घी से जो है शरीर में कांति बढ़ती है, आभा आती है। घी जो है अग्नि, वायु और बल को बढ़ाने का काम करता है। घी में दोस्तों हीलिंग प्रॉपर्टीज़ भी कही गई हैं, इसलिए ये वुंड हीलिंग में बहुत हेल्पफुल होता है। तो ये जो है वुंड को साफ़ करने का तो काम करता ही करता है, साथ में हीलिंग का भी काम करता है। तो हम कुछ मेडिकेटेड घी भी होते हैं आयुर्वेदा में, जिससे जो है वुंड हीलिंग में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो टॉक्सिक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। टॉक्सिक प्रॉपर्टीज़ मतलब ये है कि जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको ख़त्म करने का कार्य करता है। एंटी टॉक्सिक प्रॉपर्टीज़ कहूँगा मैं। तो घी में ये भी क्वालिटीज़ कही गई हैं। तो दोस्तों, आज हमने 4 प्रकार के खाद्य पदार्थों के बारे में जानकारी प्राप्त की। उनके बारे में ये जाना कि किस तरह से खाना चाहिए, क्या उनके मिथ्स हैं, क्या उनके गुण धर्म हैं, किस तरह से हम उस खाद्य पदार्थ का बेस्ट उपयोग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो में दी गई जानकारी का आप उचित उपयोग करके उचित लाभ उठाएंगे। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई हेल्थ वीडियो के साथ। नमस्कार।